बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खासत इलेक्शन जो जो करीब आ रहे हैं, खदशात में भी इजाफा होता चला जा रहा है। इन खदशात में सबसे बड़ा खदशा दहशतगर्दी है। आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में वजारत दाखिला की स्पेशल सेक्रेटरी ने इंकशाफ किया, इलेक्शन में उम्मीदवारों पर दहशतगर्दी के हमले हो सकते हैं। बैरून मुल्क से इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश की जाएगी। हमें इलेक्शन में हमलों के हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन सूबे दे रहे हैं। वजारत दाखिला रोजाना की बुनियाद पर इलेक्शन की सिक्योरिटी का जायजा ले रही है और रेंजर्स और एफसी इलेक्शन में सिक्योरिटी में सबसे अहम किरदार अदा करेगी। यह इस किस्म के खदशात का दूसरा इजहार है। आपको याद होगा 28 मई को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब ने भी सेनेट की इसी कायमा कमेटी में कहा था, बैनुल कौमी सतह पर आम इंतखाबात को सबोताज करने की कोशिशें की जा सकती हैं। चुनांचे ये इशू सीरियस है। खुदा ना खास्ता किसी हल्के, किसी उम्मीदवार या फिर किसी सियासी जमात के सरबराह पर हमला हो गया या किसी की जान चली गई तो इलेक्शन और इलेक्शन के नताइज दोनों मुतनाज़ा हो जाएंगे। मुल्क हकीकतन बुहरान में चला जाएगा। इन वार्निंग्स के साथ साथ सियासी जमातें यह भी एतराज कर रही हैं कि चारों सूबों के आईजी ने 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 13,000 सिक्योरिटी एहलकार वापस ले लिए थे और अब मुल्क के ज्यादातर सियासतदानों की सिक्योरिटी के लिए किसी किस्म का कोई बंदोबस्त मौजूद नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल में भी 2 गाड़ियां, 1 जैमर और 34 पुलिस एहलकार शामिल हैं, जबकि इनकी रिहायशगाह से सिक्योरिटी कैमरे और लाइट्स भी उतार ली गई हैं। और यह सूरत हाल खतरनाक है। क्या इस खतरनाक सूरत हाल में पुरअमन इलेक्शन मुमकिन है और सियासतदान रियासत से मजीद क्या चाहते हैं, यह हमारा आज का इशू होगा। जबकि केपीके और पंजाब के बाद आज चीफ जस्टिस ने सिंध में भी साबिक हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। चीफ जस्टिस साहब ने सेक्रेटरी सेहत से पूछा, थर में गरीबों के बच्चे मर गए, इनका क्या करें। मुराद अली शाह की जिस तरह की कारकर्दगी थी, क्या वो अगला इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, सिंध में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। क्या पीपल्स पार्टी बैड गवर्नेंस की इन मिसालों के बावजूद सिंध से इलेक्शन जीत जाएगी। और उम्मीदवारों के असासे ओपन हो गए। इन असासों ने मुल्क में नई बहस छेड़ दी। हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर मौला बख्श चांडिया साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, हैदराबाद में इस वक्त हमारे साथ हैं। उज़मा बुखारी साहिबा ने हमें लाहौर में ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब भी लाहौरी में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और कराची में हमारे साथ हैं डॉक्टर सगीर अहमद साहब, पाकिस्तान ज़मीर पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। चांडी साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो आज असासे निकले उसमें अगर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब दोनों के असासों को इकट्ठा किया जाए तो ये 2.5 अरब रुपए के करीब बनते हैं। और उसके मुकाबले में जिनसे आपका मुकाबला है असल, वो है इमरान खान साहब। उनके पास तो असासे बहुत ही कम है, 47 लाख रुपया, 47 लाख रुपया, 76,000 रुपए है और उनके पास गाड़ी भी कोई नहीं है। तो अब आप ये देखिएगा कि आप एक अमीर पार्टी, एक रईस पार्टी और रईस सरबराहों के साथ आप एक गरीब आदमी का मुकाबला करेंगे, तो कैसे मुकाबला करेंगे आप? आपने बात दुरुस्त की है। ये जो भी आदमी जिस अपने ईमान के मुताबिक बयान देता है, असाते जाहिर करता है, लेकिन खान साहब के मुतालिक उनके सारे दोस्त कहते थे कि बनी गाला का घर यहाँ, ये जो महल बनाए कहाँ से बनाए। कहते थे सारी कमाई, सारी उम्र की कमाई पूंजी यही है। दूसरे कहते थे ये क्रिकेट की कमाई है। अब सारी कमाई पूंजी ये है और असासे ऐसे हैं, तो फिर तो हिसाब किताब लेना चाहिए। इतनी इनकम वाले ऐसे घर और महिला तो नहीं बना सकते। नंबर 2, अब इतनी जो कमाई है उनकी जो आपने दिखाई है और उसके मुकाबले में आप उनका उन्होंने उम्रा किया है, वो कितना ज़बरदस्त उम्र अल्लाह उनको और ये से उम्र कराए। लेकिन सारी उम्र बोलते रहे वीआईपी कल्चर, वीआईपी कल्चर, अब वीआईपी कल्चर को क्या हो गया। अब आप तसव्वुर करें, ये जो अखराजात हैं बादशाहों जैसे, जो बातें की हैं खान साहब ने उन्हीं की नफ़ी की है। एक बात नहीं, कई बातें। अगर उन्होंने डिक्लेयर किया है, ठीक है, इदारों के सामने वक्त आएगा, खुद ब खुद जाहिर हो जाएगा। लेकिन ये अपनी बातों का खुद ब खुद इनकार किया है। अब इनका उबरा वीआईपी कल्चर का भी बादशाह है। देखते हैं जमात इसके लिए क्या जवाब देगी। ठीक हो गया। वही डॉक्टर उमेश कुमार साहब ये फरमाइएगा सर, ये वाकई ही इमरान खान साहब के पास कोई गाड़ी नहीं है, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर किया है कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है
और ये हल्फनामा, ये ज़हन में रखिएगा, किसी जगह पे भी आपको इस हल्फनामे को चैलेंज कर लिया गया और कोई गाड़ी, जाहिर है वो इस्तेमाल तो करते होंगे कोई ना कोई, और वो स्टैब्लिश हो गई, तो आप 62 63 के मुताबिक नहीं रहेंगे, आप सादिक और अमीन नहीं रहेंगे फिर। देखें जावेद चौधरी साहब, पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम बना हुआ है कि अगर कोई गाड़ी इस्तेमाल में हो, अगर किसी और की गाड़ी है इस्तेमाल में, तो वो लाजमी नहीं है कि वो दिखाए। इवन प्रॉपर्टी के हवाले से भी आप देखा जाए कि एक्चुअल जो वैल्यू है, मेरे ख्याल में जो क्लिफ्टन के अंदर जो दिखाई गई है, बिलावल साहब की भी जो प्रॉपर्टियाँ दिखाई गई हैं, या और भी मुख्तलिफ जो हमारे सब लोगों की जो प्रॉपर्टियाँ हैं, एक रजिस्ट्रेशन होती है, वो मेरे ख्याल में 1/4 से भी कम में होती है, वही वैल्यू दिखाते हैं। तो ये तो एक सिस्टम का फकदान है, उस सिस्टम को सही होना चाहिए। और ये वक्त था, अच्छा वक्त था कि रोमेश साहब, सादा सवाल सर, सादा सवाल सर, ये बताइए क्या इमरान खान के पास वाकई कोई गाड़ी नहीं होगी और नहीं है? देखें, उनके पास अगर उनके नाम पे या उनके बच्चों के नाम पे अगर कोई गाड़ी है तो उनको दिखानी चाहिए थी। तो जब उसके पास नाम के कोई गाड़ी नहीं है तो वो नहीं दिखाएंगे। बाकी उसके पास अगर यूज़ में गाड़ी, अगर किसी की भी गाड़ी उसके नाम पे है तो वो दिखाएगा अपने टैक्स में, अपने वेल्थ में। खान साहब को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसके अपने नाम पे नहीं है, ये कानून। सर ये फरमाइएगा, क्या कोई लीडर किसी और की गाड़ी इस्तेमाल करके सादिक और अमीन रह सकता है? मेरे ख्याल में ऐसे कोई उसका ताल्लुक नहीं है। सादिक और अमीन की जो आप बात करते हैं, वो आता है उसके ऊपर कि उसकी अपनी, उसके ऊपर कोई ऐसी चार्जेस या उसने ऐसी कोई चीज़ छुपाई हुई हो जो इसकी वेल्थ के अंदर हो, तो वो सादिक और अमीन की बात आती है। ऐसे तो अगर देखा जाए, जो मुझे आज भी चीफ जस्टिस के रिमार्क्स याद हैं कि सादिक और अमीन को अगर बिल्कुल सही तरीके से उसको देखा जाए तो जितनी भी प्रॉपर्टियाँ जिसने भी दिखाई है, एक एक मरले की कीमत जो है वो आजकल किसी भी जगह पे देखो 25 लाख से कम नहीं है, मगर वहां पे 100 मरलों की कीमत जो है वो 25 लाख दिखाई गई है। एक डिफेंस के अंदर बंगला जो है 20 करोड़ का, वो 1.5 करोड़ में रजिस्टर झूठ बोल रहे हैं सर, गलती कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं अपने डिक्लेरेशन में, अपने हल्फनामों में। तो उसके बाद ये किस किस्म की असेंबली सामने आएगी, फिर क्या तब्दीली होगी? मुझे उस्मा बुखारी साहबा की तरफ जाने दे। उस्मा साहबा, ये होती है लीडरशिप। 21 साल से सियासत में है इमरान खान साहब, गाड़ी नहीं है उनके पास कोई, और आपके फ्लैट्स में इजाफे से इजाफा होता चला जा रहा है। मरियम साहबा की जमीन में 1 साल के अंदर इजाफा हो गया, तो ये कहां से आ रहा है इजाफा सारा? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब के पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास ATMs हैं और उनकी हर चीज़ बेनामी होती है। जैसे उनका घर बेनामी था, वो गिफ्ट मिला था उनको, फिर उसके बाद जो है वो अब ये जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक इस $1 मिलियन क्वेश्चन का जवाब हमें नहीं मिला कि इमरान खान साहब की सोर्स ऑफ इनकम क्या है। 2013 के इंतखाबात में इमरान खान साहब ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए के असासे जाहिर किए थे, और इस दफा 2015 की सिर्फ बात कर रही हूँ, अभी की बात नहीं कर रही। 2015 में 2 साल के अंदर इमरान खान के असासे जो है वो बढ़कर 1 अरब 35 करोड़ रुपए के हो गए। ये आप ही के चैनल की जो है वो न्यूज़ थी और जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ली। मेरी गुजारिश ये है कि कोई हमें ये तो बता दे, हमारे तो जितने भी असासे हैं, जो भी चीज़ें हैं हमें जो इनहेरिट हुई या जो हमें मिली, हमारा तो हिसाब किताब भी हो रहा है, और जो हमारे पे वाजिब नहीं थे हमारे से वो भी हो रहा है। लेकिन इमरान खान साहब की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये आज तक हमें किसी ने नहीं बताया। उनके घर का खर्चा कैसे चलता है, उनके पास गाड़ी जो है वो, अव्वल तो वो गाड़ी पे सफर माशाल्लाह कम करते हैं, वो कमेंट्री करते हैं, उनके कमेंट्स बिकते हैं। नहीं, मुझे ये बताइए मरियम नवाज साहबा का क्या सोर्स ऑफ इनकम है? मरियम साहबा का क्या सोर्स ऑफ इनकम है, ये देखें, मैं आपको बताता हूं कि उनके पास पहले जमीन थी 1506 कनाल, 1 मरला जमीन थी उनके पास। 3 बरसों में 548 कनाल का इजाफा हो गया। ये कहां से इजाफा हो रहा है? और कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है उनके पास। फिर वो 70 लाख रुपए उन्होंने सॉफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को कर्जा भी दे दिया, खुद भी वो मकरूज हैं। तो ये इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? नहीं, उनका सोर्स ऑफ इनकम तो बड़ा क्लियर है। एक तो बात यह है कि जो उन्होंने इनहेरिट किया है अपने पेरेंट्स से, और जो उनके हस्बैंड की अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो चीजें हैं, और उनकी तो एक पूरी ट्रेल हमारे पास हमने दी है, जो आज से नहीं, हमारा तो अब 47 से के पास हमारा प्रॉपर्टी है ही नहीं। मेरी गुजारिश सुन लीजिए ना, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। उनके पास से तो प्रॉपर्टी निकल ही नहीं रही कुछ। नहीं, ऐसे नहीं है, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। जो मरियम बीबी के असासे हैं,
ये तमाम वो असासे हैं जो वो डिक्लेयर आज से नहीं कर रही हैं। उन्होंने हमेशा, वो टैक्स पेयर है, वो हमेशा डिक्लेयर करती रही है। हम झूठ नहीं बोल रहे ना, हम नहीं कह रहे कि हमारे पास गाड़ी नहीं है। लेकिन आप ये देखिएगा 548 कनाल में इजाफा कैसे हो गया? जी, ये इजाफा, ये बड़ी जमीन बनती है। 548 कनाल थोड़ी जमीन नहीं होती जी। देखिए, कोई तो बड़ी अजीब बात है कि ये 3 साल के अंदर अगर उन्होंने प्रॉपर्टी बेची हो और प्रॉपर्टी बेच कर उन्होंने ये जमीन खरीद ली हो, तो इसमें क्या मुजाहिके वाली बात है? जो हमने तो कहा कि जो हमारे पास है हमने डिक्लेयर किया है, लेकिन जो सादिक और अमीन है उनकी डिक्लेरेशन का आलम यह है कि सोर्स ऑफ इनकम पता नहीं हो। जो कमेंट्री की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको चैलेंज कर रही हूं, इमरान खान साहब ने पिछले 4 साल में कोई क्रिकेट का इवेंट ना पार्टिसिपेट किया है, ना उसके अंदर कोई कमेंट्री की है। और ये टोटल मैंने उनके असासों में भी देखा है, जो उन्होंने डिक्लेरेशन दिया है उसमें उन्होंने कमेंट्री के उससे उन्होंने कुछ पैसे लिखे हुए हैं जो मैं समझती हूं कि गलत है और फेक है। इमरान खान साहब बताएं उन्होंने किस मौके पर कौन से टूर्नामेंट के अंदर कमेंट्री की? लेकिन डॉक्टर सगीर साहब के पास जाने दे मुझे, हुजूर साहब वहां जाने दे, फिर वापस आऊंगा। डॉक्टर सगीर साहब ये फरमाइएगा, मुस्तफा कमाल साहब के असासे कितने सर? मुस्तफा कमाल साहब के जो असासे हैं उन्होंने बिल्कुल अनाउंस किए हैं उसके अंदर, और जो फॉर्म होता है इसमें नॉमिनेशन पेपर्स का, इसी तरह से उन्होंने एफिडेविट भी दिया है। और जो भी उनके असासे, मसद बात यह है कि उन्होंने उसको डिक्लेयर किया होगा, और अगर असासे नहीं होंगे तो वो भी उन्होंने बताया होगा, जो भी इसमें डिटेल्स मांगी गई होंगी। अच्छा, ये अमीर हैं या गरीब हैं? और अगर अमीर हैं तो कितने अमीर हैं? देखिए, बात यह है कि मुस्तफा कमाल जब यहाँ से गए थे तो सेनेटर थे वो उस वक्त, और उसके बाद चले गए यहाँ से पाकिस्तान से और दुबई चले गए। सबको पता है, वहाँ जाके जॉब कर रहे थे। और अगर ऐसी सूरत हाल होती, अमीर होते तो जॉब नहीं कर रहे होते ना। कौन आदमी जाकर जॉब करता है और 9 to 5 अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी फैमिली के लिए अर्न करता है। खासतौर पर सियासत एक ऐसा कारोबार है जहाँ पे लोग बिजनेस को तरजीह देते हैं। डेली 9 to 5 में एंगेज कम लोग होते हैं। लेकिन जहाँ आपने ये सवाल किया कि वो अमीर है या गरीब है, तो डेफिनेटली बात है, मुस्तफा कमाल साहब ने जाके जो जिस तरह से वहाँ पे काम किया है 3 साल, तो इस बात की अक्कासी है कि वो कोई इस टाइप से नहीं है कि उनके पास सवाल को सादा कर लेते हैं, इनके पास अपना घर है, अपनी गाड़ियां हैं या नहीं है? देखिए, ये जो बात है कि इसके अंदर आपने जो सवाल पूछा, डेफिनेटली नहीं होगा। यहाँ जब वो नाज़िम थे तो उस वक्त भी उनके पास जो भी उनकी ज़राए आमदन थे या बचत थी, उसमें डाल के उन्होंने एक घर लिया था। वो घर भी उन्होंने जब पार्टी छोड़ी थी, वो घर भी उन्होंने उसको वो कर दिया। वो एक घर उनके पास था। और उसका जहाँ तक गाड़ियों की बात है, डेफिनेटली उनके पास मेरे ख्याल से तो नहीं है कि कोई गाड़ी होगी। ये फरमाइए चांदी साहब कि क्या वाकई आज के दौर में कोई लीडर बगैर गाड़ी के सरवाइव कर सकता है? सर सही, अभी इस जदीद ज़माने में मोजज़ों की शक्ल भी जदीद हो गई है। आप मोजे का मतलब पुराना ना लिया करें कि यूँ हो जाए, यूँ हो जाए, नहीं। ये भी एक जदीद ज़माने के जदीद मोजे हैं। दुनिया के अमीर तरीन अंदाज से रहते हैं, शाहाना अंदाज है उनके रहने का, महलों में रहते हैं। पर ये कमाल है, उनके पास गाड़ी नहीं है। मैं हंसता हूँ, कुदरत का कमाल है चौधरी साहब। मियाँ साहब ने जो जो इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर और आसिफ साहब पे लगाया, जो जो कहता रहा पीपल्स पार्टी को चोर चोर, खुदा ने कर दिखाया। चोरी के बैन-अ-अक़वामी केस में ऐसे पकड़े गए कि घर चले गए हैं। खान साहब वीआईपी कल्चर, वीआईपी बातें, ये बातें वो बातें, खजाने छुपाए हैं, झूठे हैं। आज देखिए उनका क्या हो रहा है। मैं तो बहुत सारी बातें नहीं कहता कि क्या कुछ नहीं डिक्लेयर किया, क्या कुछ वो कौम से छुपाना चाह रहे हैं। ये मुकेश साहब बड़े अच्छे हमारे सूबे के हैं, इनको पता ही नहीं है सादिक अमीन होता क्या है, इस लफ्ज की अहमियत क्या है, इनको नहीं पता। ये सिर्फ कानून के घेरे में चल रहे हैं। कहने दें, इनसे लड़ाई हमारी है नहीं। पर सादिक मैं कहता हूं इसमें इमरान खान साहब के जो असासे हैं उसमें 5 लाख रुपए उन्हें फर्नीचर का लिखा हुआ है। सर, जिस किस्म के आजकल फर्नीचर है उसमें 5 लाख रुपए का तो एक सोफा नहीं आता सर। पूरे घर का फर्नीचर सर, जिसमें 300 कनाल का बड़ा घर हो। यार मैं एक बताऊं, अब उनके घर की तस्वीरें, पिक्चर, फिल्म सारा आ चुका है। जिस किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको जिंदगी दे, जो नाश्ते की टेबल सजती है, जो खाने की टेबल, ये गरीब आदमी की है? ये इतनी इनकम वाले की होती है? या ऐसे जिसके पास गाड़ी ना हो वो उनकी टेबल ऐसे सजेगी?
वो जिस अंदाज से मुलाकातें करते, वैसे झूठ रमेश कुमार बोलना साहब, ये आप छुपाना कभी है। बनी गाला कई गए हैं बातें इमरान छुपा खान रहे साहब के हैं, पास? छुपा दिया। रमेश कुमार साहब, बिल्कुल मैं बनी गाला गया हूं। रमेश कुमार साहब फरमाइएगा, कभी आप बनी गाला गए सर? जावेद जोई साहब, मैं बनी गाला बिल्कुल गया हूं और मैंने सारी चीजें देखी है। मगर वो बात जमीन पे बैठ के मैं मुलाकातें आपको करते वहां हैं। में कोई गाड़ी नहीं रमेश होगी। जावेद साहब, बात जमीन ये है, पे बैठ मैं के बातें आपको मुलाकात करते हैं। मैं देखो इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहा हूं। मैं पढ़ा लिखा बंदा हूं, मुझे पता है कि इन चीजों के अंदर एक सिस्टम का फुकदान है। सिस्टम जो हमारा बना हुआ है वो मैंने आपको बताया कि अच्छे आदमी 10 करोड़ की चीज 2 करोड़ में दिखाई जाती है, और ये एक नहीं है। जब आपको 2 साल सर, पहले क्यों दिखाई जाती है भाई? भाई इस वजह से कि डॉक्टर जब आपको साहब, पता आप है लोग लीडर हैं, मुझे आपने कौम को लीड करना है। इमरान भाई अगर अपना- आप अपने डिक्लेरेशन में गलत बयानी करेंगे जावेद, तो कौन मेरी से मेरी हिसाब बात कौन लेगा बाद में? रियलिस्टिक होके अगर हम करेंगे, एक तो है सिस्टम के मुताबिक जाएंगे तो मैं समझता हूं जो असासे हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर ने देखे हैं, उसके मुताबिक उसका फार्म एक्सेप्ट होता है। और क्योंकि सिस्टम के अंदर अगर एफबीआर के अंदर जितनी वैल्यू रजिस्ट्रेशन की होती है, जितनी वैल्यू गाड़ी की परचेज की रसीद की होती है, वही आप दिखा सकते हो या तो। मगर आप अगर रियलिस्टिक होके देखें तो 2 साल पहले जब इसहाक डार साहब ने जब प्रॉपर्टी की सर, एक्चुअल realistic वैल्यू होते के हैं ऊपर गए, जब रमेश कुमार साहब रियलिस्टिक हो जाते हैं, रियलिस्टिक होते हैं सर। बिल्कुल रियलिस्टिक सवाल आपसे करता हूं, ये बता दें कि इमरान खान साहब का सोर्स ऑफ इनकम क्या है सर? यस, देखिए, मैं समझता हूं पार्टी के जो लीडर हैं और उनके लिए आप ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी अपनी इनकम क्या आ रही है, और ये आप उनको आप देख रहे हैं कि भाई वो क्या कमा रहे हैं। हाँ ठीक है, उनका जो बिजनेस होगा उसमें से बिल्कुल उसकी इनकम जाहिर होगी। अगर उनके पास अपना पहले वर्थ है उसमें से भी कर सकता है। अब उसने एक 60 साल के बाद आप अंग्रेज भी देखें। मियां नवाज साहब को छोड़ा ना सर आपने मियां नवाज साहब को इसलिए छोड़ा कि उन्होंने फ्लैट छुपाए थे अपने। जब उन्होंने एक फ्लैट छुपाए तो आपने उनको उनकी पार्टी छोड़ दी। तो अब एक नई पार्टी में गए हैं तो यहां पे आपको इमरान खान साहब से भी पूछना चाहिए सर ये क्या ये तजाद नहीं है आपकी जात में? देखिए, मैं आपने जो बात की कि मैंने इस वजह से छोड़ा, फ्लैट छुपाए, मैंने इस वजह से नहीं छोड़ा। मैं समझता हूं कि मेरी विजन और थी, और जिस विजन जिस रास्ते के ऊपर चले गए और जिस रास्ते के अंदर एंटी स्टेट अगर स्टेटमेंट्स आई, जो एक मुहब्बत वतन मुझे अच्छी नहीं लगी, और इस वजह से मैं जिस थाली में खाता हूं उसमें थूकता नहीं हूं कि मैं अब पुरानी बुराइयां करूं और आज अच्छाइयां करूं। मगर मैं समझता हूं आगे बढ़ना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। आपको प्रॉपर्टीज और ये सिस्टम जो टैक्स नेट का सिस्टम है उसको भी एक्चुअल वैल्यू में लेके आना चाहिए, और जिन का जो वर्थ बढ़ता है, आप एमनेस्टी स्कीम अभी भी लेके आए, वो भी गलत है। उस एमनेस्टी स्कीम के ऊपर लोगों का एतमाद, इस मुल्क को अगर क्राइसिस से निकालना है तो अमीर तबका जो आज भी है, आज भी उसके ऊपर जो टैक्स होना चाहिए वो नहीं दे रहा है। मैंने जो ब्रेक लेनी है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं इतना अर्ज करूं रमेश कुमार साहब, जब आप अपने असासों के अंदर ही गलत बयानी करेंगे तो ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकेगा। ये गलत बयानी नहीं है, ये गलत बयानी नहीं है। आपको एक मिसाल बनना चाहिए इस मुल्क में कि मैं सच बोल रहा हूं और मैं किसी को झूठ बोलने नहीं दूंगा। ये जब तक ये खत्म नहीं होगा ये माशरा ठीक नहीं हो सकेगा। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। उज़मा बुखारी साहब, ये फरमाइएगा अगर ये सिस्टम में खराबी है तो आप इसको ठीक क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि ये सारा सिस्टम ही गलत है। नहीं देखिए, सिस्टम में खराबी मैं ये नहीं, देखिए अगर जब आपने ख़रीदा और उसकी मालियत आपने लिखी, अगर ये डिक्लेयर करने के लिए होता वो और बात है। लेकिन बात यह है कि आपकी बेनामी जायदाद, बेनामी हर चीज़ आपने रखी हुई हो, फिर आपने बगैर नक्शे के जो है वो 300 कनाल का महल आपने पास कराया हो, और उसके बाद 1 लाख रुपया दे के आपको कहा जाए कि बस ठीक है आप 1 लाख रुपया पे करें और सब कुछ लीगल है, तो सवालात उठते हैं। लेकिन इसमें मेरा एक और आपके से अब गुजारिश ये है कि कुछ डिक्लेरेशंस कल और भी आए हैं, और वो हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब का जो डिक्लेरेशन है, मुझे वो देख के भी बहुत हैरत हुई और मुझे बहुत अचंभा भी हुआ कि उन्होंने डिक्लेयर किया है तो हमने भी डिक्लेयर किया है ना, हमने भी डिक्लेयर किया डिक्लेरेशन है। नहीं, हमने भी डिक्लेयर किया है। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, मेरी गुजारिश हमने भी डिक्लेयर ही किया ना, लेकिन आप हमसे सवाल कर रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि जब आपका जरिया आमदन, अगर मैं इमरान खान साहब की बात करूं, बड़ा एहतराम है उनका, लेकिन अगर आपका जरिया आमदन ही कोई नहीं, आप कहते हैं कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम किसी को पता ही नहीं आज तक पूरी दुनिया के अंदर, और आपके असासे जो है वो 46 जो है वो 1 करोड़ से लेकर 1 अरब रुपए पे पहुंच जाए 2 साल के अंदर, तो सवाल तो उठता है और बड़ा मतलब इसके ऊपर सवाल करना चाहिए। और तमाम लोग, मेरी सिर्फ गुजारिश ये है
कि अकाउंटेबिलिटी और असासे जो डिक्लेयर करने होते हैं सबके होने चाहिए। आप भी करते हैं, मैं भी करती हूं, बाकी भी तमाम लोगों के होने चाहिए, बाकी भी तमाम इदारों के होने चाहिए और पब्लिक होने चाहिए। लोगों को पता चले आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी तनख्वाह कितनी है और आप उस तनख्वाह के अंदर आपकी जो लाइफस्टाइल है ये अफोर्ड कैसे करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो तनख्वाहदार हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह और उनके लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है। सियासतदानों को तो आप पूछते हैं कॉलर पकड़ के, हमने जो डिक्लेयर किया आप उसके ऊपर भी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं क्या उनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या वो इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? क्या वो बड़ी जिम्मेदार पूछना चाहिए सबके साथ, लेकिन आप एक सिस्टम बना दें कि तमाम लोगों के असासे डिक्लेयर होंगे और पब्लिक होंगे, तमाम जर्नलों के, तमाम जजेस के, तमाम जर्नलिस्टों के, तमाम एक्टर्स के, तमाम बिजनेसमैन के, उनको पब्लिक करवा दें ताकि सबसे सवाल किया जा सके। नहीं, देखिए आप दुरुस्त कह रहे हैं, मेरी जाती राय भी बिल्कुल यही है, लेकिन गुजारिश यह है कि हमारे पास तो फोरम होता है ना इलेक्शन कमीशन का, और सियासतदान एक ऐसी मखलूक है जिसके ऊपर गाली देना भी बड़ा आसान होता है, जिसके ऊपर उंगली उठाना भी बड़ा आसान काम है। ना उस पर तौहीन अदालत होती है, ना उसके ऊपर कोई कंटेम्प्ट में सजा कोई दे सकता है, ना कुछ हो सकती है। हमें जो है वो सुबह दोपहर शाम रगेदा जाता है। किसी ने ये असासे जैलसाजी करके, चोरी करके बाहर नहीं निकाले, ये आपने खुद डिक्लेयर किए हैं, तब सवाल हो रहे हैं। आप दूसरे लोगों को के लिए भी मैंडेटरी कर दें कि सब डिक्लेयर करेंगे और पब्लिक होंगे वो, जी मैं सबसे सवाल पूछ लिया जाएगा। जी मैं यही गुजारिश करना चाह रही थी, मैं बात अगर कंप्लीट कर पाऊं तो वो ये है कि अब जैसे हमारे निगरान वजीर आजम साहब ने अपने असासे डिक्लेयर किए, जब तक वो पोस्ट पे थे वो जाहिर है सामने नहीं आए, अभी चूंकि निगरान वजीर आजम है तो वो सामने आए। बिल्कुल मैं मेरी पुरजोर किस्म की ये मेरी जाती राय भी है और पार्टी के अंदर भी मैं ये बात करूंगी, और ये होनी चाहिए। मैं समझती हूँ पूरी ये पाकिस्तान की आवाम का ये हक अगर सियासतदान के लिए है, अगर सियासतदान के लिए हक है तो जर्नल के लिए भी होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे, बिल्कुल हमें पता होना चाहिए हमारे इदारों में जो लोग बैठे हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनके असासे क्या है, ये भी एक आम आदमी को पता होना चाहिए, जैसे से अपने एमपी एमएनए का पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में चूंकि हम जमा कराते हैं, हमारे डिक्लेयर हो जाते हैं, बाकी लोगों का डिक्लेयर नहीं होता। डॉक्टर सगीर साहब ये फरमाइएगा सर, ये वोटर्स जो हैं ऐसे ही सबकी गलत होनी चाहिए, वोटर्स के लिए ये असासे इतने इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होते? वोटर आपसे क्यों नहीं पूछता कि ये जो 3 करोड़ रुपए की गाड़ी में आए हैं आपने ये डिक्लेयर क्यों नहीं की, या ये इसका सोर्स क्या है? तो वोटर क्यों नहीं सर इंपॉर्टेंस देता इन चीजों को? डॉक्टर सगीर देखिए जावेद भाई, बात यह है कि एक सिलसिला का शुरू हुआ है कम से कम पाकिस्तान में, और मुझे आवाज अपनी वापस सुनाई दे रही है। मुझे उस आप बोलिए सर, थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट कर, हाँ मुझे इको हो रहा है आवाज में। बहरहाल एनीवे मैं ये कह रहा हूँ कि देखें एक सिलसिला शुरू हुआ है, तो मैं तो इसको पॉजिटिवली लेता हूँ। मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूं कि जो सियासतदान हैं, ठीक है, उनके असासाजात की बात की जा रही है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो रमेश भाई की बात है वो लॉजिकल हैं कि कुछ चीज़ें आपके सख़म है, कानूनी सख़म है, उसको भी एड्रेस किया जा रहा है कहीं ना कहीं। जिस तरह ये जो बात की गई प्लॉट के हवाले से, तो डेफिनेटली एक बुक वैल्यू रख दी गई, लोग उसको डिक्लेयर करते हैं। अब जब कानून में आ रही है तब्दीली 30 जून के बाद से, उसमें फ़र्क आ जाएगा, तो ये एक चीज़ है। फिर इसी तरह से दीगर बातें, गाड़ियों की जहाँ तक बात है, तो देखें ये कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली लोगों के पास महंगी से महंगी गाड़ियाँ भी नज़र आती हैं उसमें। अब ये उज़्मा बीबी जो बात कर रही हैं, उन्होंने उसका एम्बिट बढ़ाया। मैं ये कहता हूँ कि सियासतदान अवामी प्रॉपर्टी है, और ये हमने खुद चूज़ की है ना एक चीज़, तो सबसे पहले तो सियासतदानों को अपने आप को इस फ्रेम में लाने की ज़रूरत है। और फिर डेफिनेटली जी मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात के बिल्कुल आपकी राय को सेकंड करता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ फिर ये हर वॉक ऑफ लाइफ में ये बात चलती चली जाएगी। हमने बाय चॉइस एक प्रोफेशन अपना लिया है कि हम सियासत में आ गए हैं, तो डेफिनेटली हम अपने असासे तो हर दफ़ा हर साल ही जमा करा रहे होते हैं, ठीक है ना। इस दफ़ा इसके अंदर तब्दीली है। अभी सेनेट के इलेक्शन हुए, उस पर ये बहुत सारी बातें नहीं उठी। अच्छा, अभी इसके अंदर चूंकि जनरल इलेक्शन है, ये सारी बात आ रही है, और मैं ये समझता हूं कि बहुत सारी बातों की ना आवाम को आदत रही है, ना अशराफिया को आदत रही है। और हो सकता है जिस तरह से चीज़ों में तब्दीली आती जा रही है, अभी बयान हल्फी जमा किया जा रहा है, अभी एसेट्स की बात की जा रही है, तो ये सारी चीज़ें अब उस तरफ जा रही हैं कि ये फरमाइएगा डॉक्टर सगीर साहब, डेफिनेटली मैं सर आपसे एक सवाल कराची के हवाले से करना चाहता हूं। आज आपने देखा होगा चीफ जस्टिस साहब वहां पे तशरीफ ले गए थे कराची में, और मिट्टी का इशू जो उन्होंने उठाया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि थर में बच्चे मर गए, अब ये किससे पूछा जाए।
साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मुराद अली शाह साहब थे, क्या अब भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बैड गवर्नेंस के बावजूद। तो सर ये जो इस टाइप के कमेंट्स है या जो बैड गवर्नेंस है कराची की या सिंध की, इसका आपको तो फायदा होगा डेफिनेटली। देखिए बात तो सही है ना, थर में बच्चे मर रहे हैं, इसमें तो कोई इससे इनकार कोई भी आदमी नहीं कर सकता। अच्छा, अब बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने एक अच्छा इक़दाम किया, उन्होंने एक अच्छी बात की है। अच्छा, अब बात यह है कि इसके अंदर इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अभी तो ये आजकल तो ये हो गया है कि हर चीज़ जब कोई नोटिस होता है उसके बाद एड्रेस होना शुरू हो जाती है। मैं तो इसको एक बेहतरी में ही लेता हूं कि देखें, मुराद अली शाह साहब एक अच्छे पॉलिटिशियन है, एक अच्छी जिम्मेदारी उन्होंने अदा की है, बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस किया है जो मैं समझता हूं। हाँ, लेकिन जहां ये बातें इसको एड्रेस होना चाहिए, थर में ये जो सूरत हाल है इसको बिल्कुल एड्रेस होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ इस स्टेप के बाद उसमें बेहतरी आ जाएगी। जितनी ब्यूरोक्रेसी है और केयर टेकर वुजरा तो अभी आए हैं, डेफिनेटली उसको एड्रेस करेंगे, बच्चे मरने से बचें और आगे के लिए कैसा इस किस्म के जो इश्यूज हैं इसका फायदा डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालफीन को होगा और अल्टीमेटली आपको आपके लिए राय बेहतर बनती जा रही है। ये फरमाइएगा चांडियो साहब के ये जो आज उन्होंने पूछा कि कितने डॉक्टरों की कमी है, पता चला कि 6000 डॉक्टर्स ही नहीं, तो आपने किया क्या सर? क्या आप डॉक्टर्स भी अपॉइंट नहीं कर सके? मैं बहरहाल क्योंकि इस मुल्क के इंतहाई मोहतरम और मुक़द्दस मनसब पर बैठे हुए शख्सियत की बात है, मैं उन पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने पाकिस्तान के हर इशू को हल करने का तहिया किया हुआ है, हर शोबे में एक बेहतरी लाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ थोड़े अरसे के लिए सारे अख्तियारात, सारे मामलात की निगरानी चीफ जस्टिस साहब को दे देनी चाहिए ताकि ठीक हो जाए, और पीरियड भी थोड़ा बढ़ा देना चाहिए इस दौर का, ताकि थोड़े अरसे में 2 महीने में ये मामला ठीक नहीं कर पाएंगे। थोड़ा ये निगरानी का जिम्मेदारी कोई बढ़ा, वक्त को मुद्दत बढ़ जाए। देखिए, मैं एक दूसरी ये मेरी ईमानदार राय है, ये मामला ठीक कर मुझे लग रहा है आपके अंदर शेख रशीद की रूह आ गई है, वो भी एक जुडिशल मार्शल की डिमांड कर रहे हैं। सुने, आप सुने, शेख रशीद में और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। शेख रशीद साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, मैं इन पर तबसरा नहीं करता, मैं एक फकीर आदमी हूं। मैं ये कहता हूं जिस मनसब पे आप बैठे हैं, मुझे कहने दीजिए 2 मिनट के लिए। साबिक चीफ जस्टिस साहब जब हम बैठे थे कुर्सी पर तो कहते थे सैयदना उमर, हमसे कहते थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, सैयदना उमर ने यूं किया। पहली बात तो ये उनके इल्म फजल की बात थी, हमसे तवक्को कर रहे थे कि हम सैयदना उमर वाली मिसाल कायम कर सकते, चले वो उनका इल्म फजल था। तो सिर्फ हमें अपने बेटों के मामले में, प्रॉपर्टियों के मामले में सैयदना उमर होना चाहिए। वो बेटे के मामले में सैयदना उमर साबित हुए थे। दूसरों पर तनकीद करना आसान है, खुद को इंसाफ के लिए पेश करना और खुद की बात। और दूसरी बात, कुछ लोगों को फैशन में बातें करनी है। मिट्टी की हालत क्या है, थरपारकर की जिंदगी क्या है, थरपार के लोगों ने जिंदगियां कैसे गुजारी है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। जहां मीलों मील कोई आदमी ने आबादी नहीं, टीलों पर एक एक घर है, वहां के हालात आप शहरों से मुकाबला नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं वहां की जिंदगी आइडल नहीं है। पीपल्स पार्टी क्या कोई भी दौर की बेहतर नहीं करेगी, लेकिन आप सर सुने, लेकिन ऐसी भी सूरत हाल नहीं है जो सालों पहले थरपारकर था वो अब थरपार नहीं है। आप मुराद अली शाह पर लाख इल्जाम लगाएं, मुराद अली शाह पे करप्शन का इल्जाम नहीं लग सकता। आपकी अगर जंग और फाइलें खुल गई और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंसाफ करने की कोशिश कर रही है और आपके साथ इंसाफ कहीं कराची में हो गया तो आप इलेक्शन हार जाएंगे और दूसरे आपके जो मुखालफिन है उनको बहुत फायदा होगा। ये भी आप जहन में रखें। ये शुक्र करें कि सारी फाइलें अभी नहीं खोली सुप्रीम कोर्ट ने। एक छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक आप साथ हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर उमेश साहब ये फरमाइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी चीजों को, ऐसे इश्यूज को पॉजिटिव क्यों नहीं लेती? ये इसको प्री पोल रिगिंग क्यों कहती है? ये समझती है कि इस किस्म के जब इशू उठाए जा रहे हैं तो इसका फायदा इनके मुखालफिन को पहुंचेगा और मुखालफिन को फायदा पहुंचाया जा रहा है। जावेद चौधरी साहब, पाकिस्तान के अंदर पता है एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि पिक एंड चूज की सियासत होती है, राइट पर्सन एट राइट प्लेस पे नहीं लगता, जिसकी वजह से राइट डिसीजन एट राइट टाइम पे नहीं होता। थर की अमवात की जो बात है,
कितने अरसे से कह रहे हैं, आपके पास मुख्तलिफ प्रोग्रामों में डिस्कस करते आ रहे हैं। ये आज से नहीं, ये 10 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और 10 साल से, मैं समझता हूँ 5-6 साल से ये चीज़ हाईलाइट हो रही है कि जब भी ये गर्मी की मौसम आती है और स्पेशली तो ये इशू आता है, मगर कोई इस चीज़ का रिड्रेसल जो होना चाहिए तो वो नहीं होता। इस वजह से नहीं होता कि उसको जो सिचुएशन क्या है सर? पार्डन सर असल सूरत हाल क्या है इतर की? देखिए, थर की सूरत हाल ये है कि थर के अंदर जो गांव है, एक जो है वो बहुत ज़्यादा दूर जो है वो उनके गांव होते हैं। अब बेसिक यूनिट के अंदर फैसिलिटी नहीं होती है। कोई भी पेशेंट बच्चा अगर डायरिया वगैरह में मुब्तला होता है तो उसके पास सवारी भी नहीं होती है। अब उसको पहली जो एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो डिहाइड्रेशन इतनी हो जाती है कि उसके पास, अब मिट्टी हॉस्पिटल को तो उन्होंने 10 इंक्यूबेटर लगा लिए, मगर मिट्टी तक पहुंचने के लिए, इस्लामकोट शहर तक पहुंचने के लिए अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर वो लेवल पे नहीं होगा, आपके पास बेसिक हेल्थ यूनिट उस लेवल पे नहीं होगा, तो आप उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? आपके पास फैमिली हेल्थ यूनिट उसकी ट्रेनिंग नहीं होती। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने अपने 10 सालों में थर में कुछ नहीं किया। देखिए, मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं कि अप टू मार्क जो काम होना चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो के टाइम पे या इलेक्शन के टाइम पे जो वादे करती हैं वो इस वजह से नहीं करती क्योंकि उनका ध्यान स्पेशली पीपल्स पार्टी का करप्शन में बहुत ज्यादा होता है कि हम रोड बनाएं, हम ठेकेदारी लें। और ज्यादातर ये जो इशू है ये सिर्फ एक पार्टी के अंदर नहीं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में मैंने ये देखा है कि ये जो इशू है ये अवामी मसले मसाइल से। और दूसरी चीज, जावेद चौधरी साहब, दूसरी चीज एक और भी चीज, जो भी गवर्नमेंट, एक तो आपस की चपकलशें, अपोजिशन और गवर्नमेंट एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज, आप पॉजिटिव चीजों को पॉजिटिव लें, नेगेटिव को नेगेटिव लें, क्रिटिसाइज बड़ाए तनकीद नहीं हो तो भी वर्किंग रिलेशन में फर्क आ सकता है। साहब, वो आपको आपकी कोताहियां बता रहे हैं लेकिन आप सर कहका लगा रहे हैं। मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूं। ये जो कुछ बोल रहे हैं एक एक लफ्ज सच बोल रहे हैं, सच के सिवाय ये कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन आपने इनसे सवाल पूछा कि थर में पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। दूसरी बात जो मैंने कही कि गांव इतने दूर है, कई कितने मुफासले के बाद एक घर आता है, मुमकिन नहीं। इन्होंने दूसरा एतराफ किया कि मिट्टी की हॉस्पिटल इस किस्म की है, कमाल की वहां सहूलियात दी गई है, लेकिन वहां की रहन सहन, उनके हालात इस किस्म के हैं कि फौरी तौर पे उनकी मुझे बताएं, आरओ प्लांट कितने लगे, कितने गायब हो गए आरओ प्लांट? अरे बाबा मुझी तो बात सुन ले, जरा सुन ले। अब इनसे पूछे, इनकी महबूब हुकूमतें भी आई है, उन्होंने थर पारकर में क्या किया है? आप अरबों रुपए कमाकर बैठ गए हो गरीब थरियों से, आपने कौन से 10 रुपए थर पे खर्चा किया? सेठ खामोश हो जाए। मैं आता हूं यही बात। अब सुने, आज मेरी पर्सनल 17 स्कूल, 1000 बच्चे मेरे पास पढ़े। अरे यार सुनो, 1000 बच्चे सिर्फ मेरे पास पढ़े हैं। आज कोई मेरे इलाके के अंदर कोई बेवा ऐसी नहीं होगी जिसको मैंने सपोर्ट किया। आप मुझसे कंपेयर नहीं करें। जानता हूं मैं आपको जानता हूं। असल बात यह है, आप जो बातें कर रहे हैं यही कस्में खाते थे नून लीग की तरफ से, आज खान साहब की तरफ से। मैं नहीं, पहले खाता था, नहीं अभी खाता हूं। उससे दूसरी पार्टी में कब जा रहे हो? आप फिर पीपल्स पार्टी में आ जाओगे, नहीं आने देंगे आपको पीपल्स पार्टी में। मौलाना साहब, पार्टी से जमीर का ताल्लुक नहीं। मैं पहले भी रिस्क मुझे खुदा देता था, जिसको नहीं, पहले वालों की कसम खाता था, नहीं अभी वालों पार्टी का क्या गया? मैंने जिसको अपना जमीन उस्मा बुखारी साहबा की तरफ जाना है, फिर पार्टी लीडर को देना। उस्मा बुखारी साहबा की तरफ जाने दें। जिसको जमीन होगा, जिसको जमीन होगा, आप पार्टी से गद्दारी कैसे करेंगे? मौलाना साहब, मैंने हमेशा रमेश कुमार जैसे लोग आपको छोड़ के ना जाते, बात नहीं की। आपके पास एक्सपर्ट्स होते हैं ऐसे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ चौधरी साहब, पहली तो बात ये है कि किसी के कमेंट करने से जो है वो ये कोई गारंटी नहीं होती कि ना सियासतदान जो है वो किसी के कमेंट्स पे आता जाता है। ये वोट देना है लोगों ने, और हर एक सूबे के अंदर मुख्तलिफ मॉडल है परफॉर्मेंस का भी और गवर्नेंस का भी। लोगों ने फैसला करना है कि पंजाब में अगर काम हुआ तो कितना हुआ, नून लीग ने किया तो क्या किया, पीटीआई ने जो है वो यूब कॉम्प्लेक्स में, यही चीफ साहब कहते हैं कि कुत्ते का इलाज नहीं हो सकता। और अगर पीपल्स पार्टी की बात है कि सिंध के अंदर जो मसाइल हैं, जो बातें हैं और जो दास्ताने हैं, वो उसके ऊपर लोग फैसला कर सकते हैं। कोई और फैसला करके, मेरी गुजारिश ये है
कि आप ऐसा करें कि जो मौला बख्श चांडियो साहब ने एक कहा कि वो दे दीजिए, तौसी भी दे दें और वो सारा काम कर दे, ऐसा करते हैं। फिर मौला बख्श चांडियो साहब को, मुझे और रमेश को जज लगा देते हैं, हम जो है वो काम कर लेते हैं, क्योंकि वहां भी बहुत प्रॉब्लम है, वहां के प्रॉब्लम्स भी हल होने हैं। लोग मौत की चक्कियों में बंद हैं जिनके सजाए मौत के फैसले पेंडिंग है। सो ये तमाम मामला जो है ये भी करने हैं। काश उस काम के साथ साथ हम ये काम भी कर लें। और जो आज ब्यूरोक्रेसी में सफल हुआ है, मेरा सवाल ये है कि कल इमरान खान साहब, जज साहब मेरी गुजारिश दे दिया करें, वही काम मेरी गुजारिश ये है कि जो जिसका काम है इस मुल्क में उसको करना होगा। जो इमरान खान साहब कल लेटर लिखते हैं, फरमाइशी लेटर, आज उस पर इंप्लीमेंट हो जाता है। मुझे ये बताइए कि क्यों केपीके के अंदर जो है वो सफल नहीं हो रही ब्यूरोक्रेसी में, क्यों पुलिस जो है उसके तबादले नहीं हो रहे केपीके के अंदर? क्या केपीके में सारे फरिश्ते आसमान से उतरे हुए हैं? और वहां पर मिसाली पुलिस को हमने डब्बे लेके भागते देखा हुआ है। लोकल बॉडीज के इलेक्शन में डब्बे लेके भागी थी ये मिसाली पुलिस, जो पूरे पाकिस्तान में देखा था। आईजी हो गए, उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी, कल लेटर, फरमाइशी लेटर लिखा था, आज इंप्लीमेंट हो गया। हर सूबे के अंदर ये तब्दीलियां होंगी। उन्होंने सिर्फ सिंध और पंजाब की बात की है, लेटर में सिर्फ पंजाब और सिंध की बात है। के ऊपर मुझे कोई जज नहीं बनना। केपीके क्यों नहीं, सिर्फ पंजाब और सिंध की बात क्यों की है इमरान खान ने लेटर में? क्यों सिंध के, क्यों केपीके की बात नहीं की कि वहां पे भी सफल होना चाहिए? लास्ट कमेंट सर, फरमाइए, बोलिए। जावेद भाई, मैं इसमें अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे मोहतरम दोस्त बैठे हैं पीपल्स पार्टी से, PMLN से, PTI से। सर देखिए, थर का मसला क्या आइंदा अगले 20-25 साल तक ऐसे ही रखना है? हर दफा बैठ के हम बातें करें? मैं इसमें एक बात करना चाहता हूँ, रमेश ने बात की और चांडियो साहब ने बात की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, फार फ्लंग एरियाज में लोग रह रहे हैं, खुदा के वास्ते, अब चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने इस पे आज बात कर ली है, मैं ये राय देना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, कोई ऐसी डेवलपमेंट, कोई डेवलपर्स को इन्वॉल्व किया जाए सरकारी सतह पे कि इन सब लोगों को उठा के कोई ऐसी जगह लाई जाए जहाँ बेसिक नेसेसिटीज हो, पीने का पानी हो।